हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है आपका भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो डियर, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हम जो है आपका ज्योग्राफी का 6 to लेकर 10 तक का एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए हमें एक एक चैप्टर को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम हम लोग कहते हैं किसको है, तो जैसे कि जो दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है ना, जैसे कि कभी आपका बहुत ठंडा और कभी जो है ठंडा महसूस हो रहा है, कभी गर्म महसूस हो रहा है, ठीक है ना। कभी तापमान बढ़ गया, कभी तापमान घट गया, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका मौसम कहते हैं। कभी कभी बादल छाया हुआ रहता है। तो देखिए, ये मौसम क्यों चेंज होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि तो मौसम जो रहता है ना 4 प्रकार का होता है। जैसे कि दिसंबर से फरवरी, याद रखना है, दिसंबर से जो फरवरी का जो टाइम है ना, इसे ठंडा मौसम होता है, सर्दी। फिर मार्च से अगर मई की बात करें तो ये जो होती है गर्मी का मौसम रहता है, ठीक है, मई। और फिर आपका जून से आता है, और जून से सितंबर, जून से जो सितंबर का जो टाइम है ना, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जिसको हम लोग वर्षा मौसम कहते हैं, जून से सितंबर। और ये जो अक्टूबर और नवंबर जो होता है ना, ये मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसको हम लोग शरद की कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो टाइमिंग पीरियड है ना, इसको प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं मौसम के बारे में, आखिर मौसम क्यों बदलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे कि अगर हम रोटेशन बोले और रिवोल्यूशन बोले, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम रोटेशन बोले तो रोटेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्राक्रमण। और अगर हम लोग रिवोल्यूशन बोले तो इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर रोटेशन में क्या होता है कि आपका जो अर्थ है ना, वो अपने ही एक्सिस में क्या करता है, रोटेट करता है। तो इससे क्या होती है ना, दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ना, सुबह दिन हो रहा है, फिर रात हो रहा है, तो किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। लेकिन ये जो मौसम चेंज होता है ना, ठीक है ना, ये जो मौसम चेंज हो रहा है, 4 प्रकार का जो मौसम होता है, ये आपका रिवोल्यूशन के कारण होता है, जिसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण। परिक्रमण में क्या होता है डियर, परिक्रमण में क्या होता है ना, जैसे कि ये आपका सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर ये जो आपका अर्थ है ना, ये क्या करता है, आपका घूमता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और इसी के कारण जो रहता है, ये आपका मौसम में चेंज होता है। तो 4 तरीके का मौसम देख लिए और इसका टाइमिंग पीरियड याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं शीत ऋतु किसको कहते हैं। जैसे कि ठंडा मौसम जो रहता है, उसको हम लोग शीत ऋतु कहते हैं। इसमें क्या होता है, सूर्य की जो किरण होते हैं ना, ये सीधी नहीं पड़ता है। जब सूर्य का किरण सीधी नहीं पड़ता है, तो इसके कारण ये जो रहता है, भारत का तापमान जो रहता है वो आपका कम हो जाता है, और यहाँ पे ठंडी रहती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही थी तो ठंडा हो रहा था, तो ऑब्वियसली क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, इससे आपका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें जो रहता है अधिकतर सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान जो रहता है बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। तो दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन जो रहते हैं बहती है, और इसको हम लोग लू भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, ये आपका दक्षिण पश्चिम मौसम, जिसको हम लोग वर्षा का मौसम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस समय क्या होता है, ये मौसम के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। और इस समय पवन जो है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका दक्षिण पश्चिम मौसम के समय क्या होता है, पवन जो है, ये हवा जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी से जो है और अरब सागर से स्थल की ओर बहता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। कि इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर जो रहता बहता है, और वो अपने साथ जो है नमी भी लाता है। तो जब ये पवनें पहाड़ से टकराती है, तब क्या होता है, वर्षा होती है। क्लियर है, इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मौसम कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम मौसम में क्या हो रहा था। तो इसमें इसको हम लोग, ये जून से लेकर सितंबर का टाइम रहता है, जून से लेकर सितंबर, याद रखिएगा, जून से जो सितंबर का मौसम है, ये दक्षिण पश्चिम मौसम है, सॉरी मानसून है का मौसम है, इसको हम लोग वर्षा कहते हैं। और इसमें जो रहता है, पवन जो रहता है आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो रहता है स्थल की ओर बहता है, जिसके कारण जो पवन जो है पहाड़ से टकराता है, तो वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका मानसून की लौटने का मौसम, जो कि आपका अक्टूबर से नवंबर तक का होता है। अक्टूबर नवंबर ये जो मंथ है, ये आपका रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका मानसून के लौटने का मौसम कहते हैं, जिसको हम लोग शरद ऋतु कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पवन जो रहता है ना, आपका बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और ये मानसून के लौटने का मौसम होता है, ठीक है ना। यानी
जस्ट अपोजिट होता है। जब पहले तो मानसून के खाड़ी और से ये कहाँ जा रहा था, और अरब सागर से कहाँ जा रहा था, स्थल की ओर जा रहा था, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है आपका मानसून के लौटने समय कि वो जो है आपका जो स्थल की ओर जो पवन है वो किधर जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या होता है, इस मौसम में वर्षा होती है। तो याद रखिएगा या, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता है मानसून के लौटने का मौसम में कि दक्षिणी भागों में, दक्षिणी भाग जैसे कि आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो गया, इस समय क्या होती है, वर्षा होती है। तो बताओ भाई, मानसून के लौटने समय किस जगह पे वर्षा होती है, तो दक्षिण भाग में होती है। कौन कौन सा जगह है आपका, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश है। किसी स्थान पे अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग जलवायु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जलवायु, अभी तक तो हम लोग देखें कि भाई दिन प्रतिदिन जो मौसम जो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें 4 मौसम होता है, कभी ठंडी होती है, कभी बरसात होती है, इसको हम लोग मौसम कहते हैं। लेकिन जो अगर हम लोग कई वर्षों से लेके चले, 4 साल 5 साल 10 साल की जो आपकी वर्षा मौसम होती है ना, तो उसकी जो औसत दशा होती है, अगर उसकी बात करेंगे हम लोग किसी भी स्थान की, मान लीजिए अगर आप झारखंड के हैं तो झारखंड का अगर हम लोग 10 साल का जो औसत जो एवरेज होता है ना, जो एवरेज जो मौसम रहेगा, अगर उसके बारे में बोलेंगे तो उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। तो भारत की जलवायु जो को हम लोग मोटे तौर पर क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं, ठीक है ना। मानसूनी जलवायु किसको कहते हैं, तो जो भारत की जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। और मानसून सब जो रहता है ना, अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है। तो देखिए ये एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें जिक्र किया हुआ रहता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी ये भी पूछा जाता है कि जो मानसून शब्द कहाँ से लिया गया, तो अरबी भाषा से लिया गया, मौसम, ठीक है, मौसम। तो इसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति जो है ये आपका उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन में होती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की मौसम कैसा, भारत की मौसम कैसा, तो ये आपका उष्णकटिबंध होता है, ठीक है। कैसा होता है, उष्णकटिबंध होता है, और इसलिए वर्षा मानसूनी पवन से होती है, ठीक है ना। तो भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, और अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि गर्मी के टाइम में आप क्या करते हैं, नींबू का पीते हैं, छाछ मट्टा और ये सब चीज़ें, आम तरबूज ये सब आप खाते हैं ताकि आपको ठंडा महसूस हो। और गर्मी के बाद जो है पहला वर्षा हमें जो है बहुत ही आनंद देता है। और जैसे कि वर्षा से रिलेटेड बहुत सारी गीत भी होता है अगर हम देखें तो बात ये है कि अगर हम मतलब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। इंपॉर्टेंट मतलब एक बार आप देख लीजिए कि हिंदी को में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं, मराठी में पौष कहते हैं, बंगाली में वर्षा कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी में किसी भी चीज़ का जिक्र किया हुआ रहता है तो वो आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी एनसीईआरटी से बनता है, इसलिए हमें हर एक चीज़ को देखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी भी जलवायु जो रहता है वो किस पे निर्भर करता है, तो वो स्थिति पे निर्भर करता है वहाँ का, उस स्थान का, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप झारखंड की बात करें तो जैसे कि आपका जो नेतरहाट है वो बहुत ही ठंडा रहता है। तो भाई क्यों रहता है ठंडा, क्योंकि वो उसकी स्थिति पे डिपेंड कर रहा है ना, उसकी स्थिति क्या है, उस पर, उस स्थान की स्थिति क्या है, उस पर वो डिपेंड कर रहा है। अगर हम सबसे गर्म स्थान बात करें तो सबसे गर्म स्थान जो है झारखंड का ये आपका क्या है, जमशेदपुर है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ये आपका नेतरहाट है। तो भाई ये क्यों हुआ, एक ही जगह पे, एक ही राज्य में अलग अलग जगह पे कभी बहुत ज़्यादा ठंड है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म है कि कोई जगह, तो ऐसा क्यों है, तो ये उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से जो दूरी होती है ना उस पर ये निर्भर करता है। तो क्लियर है ये तरह देख ये पॉइंट। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में स्थित है। तो ये आपका थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर है और बीकानेर है जो कि गर्म स्थान है, जो बहुत गर्म स्थान है। तो बताइए भाई बहुत गर्म स्थान कहाँ है, तो राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर है और बीकानेर है। और जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर की द्रास और कारगिल में, ठीक है। अगर हम तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु जो है ये मध्यम है। तो जलवायु कहाँ का मध्यम है, तो ये आपका मुंबई और कोलकाता का है, ठीक है। मुंबई तथा कोलकाता का जो है ये मध्यम है। समुद्र तट पर वह ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान जो है बहुत अधिक आर्द्र है। जैसे विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में स्थित जो है मौसिनराम में होती है। और जबकि किसी वर्ष जो है ये राजस्थान
राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी देखिए कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखिएगा ये आपका मेघालय का मौसिनराम से होती है। और क्वेश्चन जो है डियर कभी ऐसे भी पूछ लिया जाए, इसलिए प्लीज़ एनसीईआरटी के पॉइंट को मत छोड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बताओ भाई कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है, तो ये राजस्थान का जैसलमेर है। फिर कौन सा है, राजस्थान का जैसलमेर है, जहाँ पे तो वर्षा होती ही नहीं है। तो क्लियर है ना यहाँ पे। और अगर हम होती ही नहीं है, तो जैसे कि राजस्थान का जैसलमेर, बीकानेर, ये बहुत गर्म स्थान है। गर्म स्थान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ही नहीं हो रहा है ना। तो इससे आप दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये सबसे गर्म स्थान है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो जैसे कि हम लोग प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, तो जैसे कि देखते हैं कैक्टस के बारे में। जैसे कि कुछ पत्ते जो कुछ पेड़ जो होते हैं ना, वो आपका छोटे होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो जो छोटे होते हैं उसको हम लोग झाड़ी कहते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, तथा फूल वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, इसके अतिरिक्त बहुत से जो वृक्ष होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। जैसे कि हम लोग आम नाम ये सब, सॉरी, नीम और आम की जो बातें पेड़ है, ये सब पेड़ जो होती है बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ वृक्ष होती है, जैसे कि नारियल, ठीक है। तो घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से की उपजते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो भाई प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं, तो ऐसे वनस्पति को कहते हैं जो बिना मनुष्य की सहायता से अपने आप कहीं भी जो होता है उग जाता है। जैसे कि हम लोग घास की बात करें, तो क्या घास हम लोग लगाते हैं नहीं ना, झाड़ी और घास ये अपने आप उग जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। लेकिन आम नाम जब तक हम लोग उसमें बीज नहीं बोएंगे तब तक वो उगेगा नहीं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो जैसे कि आपको पता होगा, बचपन से आप सुनते भी आ रहे हैं कि अलग अलग जलवायु में जो होती है अलग अलग प्रकार की वनस्पति जो पाई जाती है, ठीक है। और इसलिए जो रहती है वर्षा, और ना इनमें जो है वर्षा की मात्रा भी जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी के कारण जो रहती है अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के वनस्पति जो है पाई जाती है। तो ये आपको क्लियर होगा। तो डियर हम इतनी स्पीड में इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो और आप कम टाइम में जो है पूरी चैप्टर का रिवाइज कर ले। तो इसी तरह रिविजन के लिए जो है पूरी चैप्टर को, क्योंकि भाई आपको 6 ग्रेजुएशन तक बोला है, तो आप सोच के चलिए ग्रेजुएशन तक बोलना है, बोला है, लेकिन जो है हमारा बेस जो है 66 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी है, ठीक है। इसी में से इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें से भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तक का अगर आप सोचे एसएसटी करना, तो ये तो मतलब कि अच्छा है कि आप सब कर लीजिए, लेकिन जो है हमारा बेस को अच्छे से लेके चलना है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए, इसलिए 6 to 10 के एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो यहाँ पे डियर क्या बता रहा है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लोग जल्दी से जल्दी जो है एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो अभी सेशन चल रहा है ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री का चल रहा है। तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो देखिए हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, तो जैसे कि आपको पता है कि वन जो है बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि पेड़ पौधे जो रहता है ना, ये ऑक्सीजन छोड़ता है, और जैसे कि हमें पता है कि हम लोग जो है हम लोग क्या छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये पेड़ पौधे क्या छोड़ता है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है, और क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से बैलेंस हो रहा है ना। एक तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और पेड़ उसको ले रहा है और वो उसको कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो हम दोनों का जो है काम जो है रहता है बन जाता है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार में मिट्टी के अपरदन को रोकती है। अब देखिए मिट्टी जो रहती है ना, ऊपर का जो लेयर रहता है मिट्टी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ होता है, ठीक है ना। तो ये जो जैसे पानी होती है, वर्षा होती है, हवा चलती है, तो ऊपर की मिट्टी जो रहती है ना वो बहने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे पेड़ पौधे रहता है तो क्या करता है, ऊपर की जो मिट्टी को जब वो लेके जाता है ना, तो वो उसको रोक लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोल रहा है अपरदन से रोकती है। तो वनों में हमें जो लकड़ियाँ मिलती है उसका बहुत ही यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपका जड़ी बूटी की पेड़ मिलती है, लकड़ी मिलती है, चारा के लिए, लाख के लिए, और शहद गोंद इत्यादि के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को वनों से मिलती है। इसके अलावा जो है ये प्राकृतिक निवास का स्थल भी है, ठीक है ना।
लेकिन जो अंधाधुंध जो हम लोग पेड़ को भारी मात्रा में काट रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, इससे जो है हमारा जो वातावरण को कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट हो सकता है। तो इसकी रक्षा के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को वन महोत्सव का आयोजन करना चाहिए, ताकि और इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं कि तथा पृथ्वी को हरा भरा हम लोग जो है रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, जैसे कि एक छोटी एक बच्ची है, जब वो जन्म लेती है उसके हर जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाने को दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जब वो 21 साल की हो जाएगी तो अगर आम और इस तरीके के पेड़ को वो लगाती है तो 21 साल के बाद उससे क्या होगा, फल भी उस पेड़ में से खाने को मिलेगा, और उसको अलग अलग बहुत तरीके के 21 बड़े बड़े पेड़ उसको देखने को मिलेंगे अपने आसपास। क्लियर है ना ये पॉइंट। अब देखिए वन्य प्राणी के बारे में हम देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वन जीव का वन जो रहता है, विभिन्न प्रकार के वन जीवों का जो रहता है एक निवास स्थान होता है। जैसे वन में बहुत प्रकार की जो है आपका जंतु रहते हैं और हजारों प्रकार की जो है प्रजातियां रहती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पक्षी की बात करें, स्तनधारी की बात करें, कीटों की बात करें और सरीसृपों की बात करें, कीटों की बात, तो इसमें ये सब जो है ये हम लोगों को जंगल में ही पाया जाता है। अगर बाघ जो है हम लोग का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि आपको पता है, और गुजरात के गिर वन में जो है एशियाई शेरों का निवास है। तो याद रखिएगा एशियाई शेरों का निवास कहाँ है, तो गुजरात के गिर वन में है। और हाथी तथा एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं ना, वो कहाँ रहते हैं, असम के जंगलों में घूमते हैं। तो देखिए अब इम्पॉर्टेंट यही है, इसलिए हमें एक एक चीज़ को डिस्कस करना है। देखिए हम एक बार आपको बता दे रहे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर को डिस्कस कर ले रहे हैं ना, इसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना है तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप अलग अलग मतलब टेस्ट अलग अलग जो है यूट्यूब में बहुत सारे मतलब कि आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि वो लोग जो है आपको यूट्यूब में जो है चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, बस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव कीजिएगा डियर, तो यहाँ पे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा, तो कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से क्लियर होगा। तो इसलिए हमें एनसीईआरटी की बुक को करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हाथी और एक सिंह का जो गेंडे होते हैं वो कहाँ घूमता है, तो असम के जंगल में। याद रखिए कि गुजरात की गिर के वन में क्या है, एशियाई शेर है, ठीक है ना। और हाथी और एक सिंग वाले गेंडे कहाँ घूम रहा है, असम के जंगल में घूम रहा है। और हाथी केरल और कर्नाटका में भी ये मिलता है। हाथी जो है केरल और कर्नाटक में भी मिलता है। और ऊँट जो है भारत के राजस्थान में है। और जंगली गधा और कच्छ के रण में पाए जाते हैं। रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है। ऊँट कहाँ है, भारत के राजस्थान में है। जंगली बकरियाँ, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं, जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों को भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी जो है तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, याद अब ये पता होगा आपको। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है, जो कि पक्षियों को उनको प्राकृतिक निवास प्रदान करता है। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों का नाम बता सकते हैं। देखिए भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं केरट जो रहता है प्रमुख होता है। वन को काटने तथा जानवरों को शिकार करने में भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। तो क्यों घट रही है, क्योंकि शिकार करने से घट रही है। बहुत सारी प्रजातियां जो है वो समाप्त भी हो चुकी है, और उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किया गया है। क्या क्या किया गया है, नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसे परियोजनाओं से शुरू किया गया है। क्या आप भारत की कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या आप वन्यजीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर में विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डी